हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करेंगे हैलो एल्कीन और हैलो एरीन के बारे में। एक बहुत अच्छा चैप्टर है और क्लास 12th का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं नीट के अंदर, जेई के अंदर, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम लोग शॉर्ट रिविजन के तौर पे इसको देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको हाईलाइट भी करेंगे, उसको समझेंगे भी और उसको फोकस भी ज्यादा करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होता है, ठीक है, किस तरह की रिएक्शंस देता है, सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हेलो एल्केन की बात करें तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर उसमें से हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन को अगर जोड़ देते हैं उसकी जगह पे, तो कंपाउंड जो बनेगा दैट इज हेलो एल्केन या हेलो एरीन बन सकता है। तो दीज आर द डेफिनेशन कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, बाय हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइलाइड्स, जिसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं, और एराइल हाइलाइड, जिसको हम हेलो एरीन बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा के हाइलाइट को जोड़ रहे हो, दैट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्काइल हाइलाइड। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एराइल हाइलाइड, या इसको हेलो एरीन एक जनरल टर्म है, उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन भी किया गया इनका ऑफ द हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। हाइड्रोजन डिराइव्ड आर क्लासिफाइड मोनो डाई टेट्रा। अगर बात हम करें कि यहाँ हाइड्रोजन के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो कंपाउंड में अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसको हम मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। यहाँ पे डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, इसको ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई, एंड तीन है तो ट्राई, एंड फोर है तो टेट्रा। इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन एटम are attached, hydrogen derivatives classified primary, secondary, tertiary and allylic, benzylic, vinylic and arylic, all these classification कर सकते हैं। अगर ध्यान दें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि जो यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका जो उस कार्बन का नेचर कैसा है। कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अगर अटैच है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है, या तो उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और वहां पे जो जो कंपाउंड होगा दैट कंपाउंड इज प्राइमरी एल्काइल हाइलाइड। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जहाँ पे दो जो कार्बन है दो कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, दैट टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड एज कॉल्ड सेकेंडरी। और टर्शियरी की बात करें तो इस कार्बन से तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच है और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ डायरेक्टली उससे, तो उसको हम टर्शियरी कार्बन बोलेंगे, या इस कंपाउंड को टर्शियरी हाइलाइड बोलेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी हाइड्रोजन से कंपाउंड से बोलेंगे हाइड्रोजन कंपाउंड जहाँ पे कार्बन से जो अटैच है वो प्राइमरी नेचर का होना चाहिए, यहाँ सेकेंडरी नेचर का है, यहाँ टर्शियरी नेचर का है, ठीक है। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि जो कंपाउंड है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कंपाउंड। डबल बॉन्ड के सामने वाला जो कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उससे हेलोजन अगर जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसको भी बोलेंगे एलाइलिक कंपाउंड, ठीक है। बेंजाइलिक की बात करें तो यहाँ पे बेंजीन में अगर देखें तो बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम बेंजाइलिक बोलेंगे, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन से लगा हुआ उसको एलाइलिक बोलेंगे। यहाँ एरोमेटिक रिंग है इसलिए हम इसको बेंजाइलिक बोलेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है फिर कार्बन है, तो इसी तरह का है लेकिन सिर्फ बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है तो इसलिए इसको हम बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कार्बन एलाइलिक है, एलाइलिक कार्बन से जो जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, तो सिंपल है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन जब भी कार्बन के पास सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन sp3 होता है कि नहीं। और यहाँ पे कार्बन देखें तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ भी sp3 है, तो यहाँ पे हर जगह कार्बन जो है
जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अच्छा यहाँ पे देखें, ये जो कार्बन है, जिस विनाइलिक बोलते हैं इसको, जिस डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको हम विनाइलिक बोलते हैं। अच्छा, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है वहां पे sp2 होगा, डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अच्छा यहाँ देखें तो एराइल क्यों बोलते हैं, यहाँ भी जो कार्बन डबल रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन एटम, तो इसको हम एराइलिक बोलेंगे। तो यहाँ पे भी कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, बल्कि रिंग में जितने भी कार्बन हैं उन सारे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ओके, तो हम आगे बढ़े तो यहाँ पे बात करें अगर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल से बना सकते हैं। एल्कोहल से जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, ऑल रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन होती है, और यहाँ पे एल्कोहल के साथ HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर कर लेते हैं, इसको हम ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं, जो कि टेस्ट फॉर एल्कोहल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल का, जो हम टेस्ट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग दिस रिएजेंट्स। और इस रिएजेंट के हेल्प से हम अल्कोहल को सेपरेट कर पाते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है। तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत क्विक रिएक्शन होती है, और सेकेंडरी में थोड़ा स्लो होती है, टर्शियरी में नहीं होती है या ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे ग्लूकोज रिएजेंट जो कि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और इसके प्रेजेंस में हमेशा एल्काइल, यहाँ पे देखें तो हाइलाइट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अगर HCl लिया हुआ है तो यहाँ पे RCl का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये सोडियम ब्रोमाइड है, H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, अगर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं हर जगह यहाँ पे OH को हटाना है, Cl को जोड़ना है। क्या करना है, OH को हटाना है, Cl को जोड़ना है। अगर यहाँ पे X3 है अगर, तो यहाँ X जोड़ेंगे, यहाँ PCl5 है तो Cl जोड़ देंगे, यहाँ पे SOCl है तो Cl। ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, कोई मैकेनिज्म आपको नहीं बताना है कि आप इसको याद रखें। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। ठीक है, और एक बात है रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड की बात करें तो यहाँ पे HI, HBr और Cl की रिएक्टिविटी जो है आपको पता है कि हमेशा ज्यादा होती है ड्यू टू द लूज बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन एटम। ठीक है, चलिए अब एक बात और है कि फ्रॉम फ्री रेडिकल जो हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो यहाँ पे किसी भी एल्केन से हम बना सकते हैं क्या, हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे, बाय रेडिकल हैलोजिनेशन। आप पता है कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब Cl2 का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हेलो एल्केन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वहाँ पे क्लोरो हेलो क्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। और इस रिएक्शन में आपको पता है 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है, चेन इनिशिएशन होता है, पहले क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटता है, उसके बाद क्या होता है, चेन प्रोपोगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। तो सिंपली क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या एग्जाम में आता है, क्वेश्चन यही आता है कि आपको यहाँ पे बताना है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्लोरीन यहाँ से भी हटा सकता है हाइड्रोजन को, यहाँ से भी हटा सकता है, यहाँ से भी हटाएगा। तो लेकिन बात क्या है, बात बेटा ये है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन सेम है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन और यहाँ का भी हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों सेम है। तो आप अगर देखें तो दो ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो यहाँ बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा, तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोलें कि डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ओके, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो देखें तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे एक जैसे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, इस यहाँ से Cl यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। तो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे 1 2 3 4 यहाँ पे प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे पूछे कि नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सबसे प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो यहाँ 4 बनेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन में जो चेन है, तो इसलिए वहां पे 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें से पूछा जाएगा भाई कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने होंगे, इसमें स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे, तो ये सारी बातें आपको बताएंगे बाद में। अभी फिलहाल आपको क्या जानना है कि यहाँ पे सिंथेसिस पे फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बात और है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन। अगर आप बात करें तो एल्कीन पे ऊपर एडिशन करा के भी हम बना सकते हैं हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल्कीन पे HBr का एडिशन 2 तरीके से होता है। एक तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, और एल्कीन पे इस तरह से यहाँ से एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन एल्कीन हमेशा देती है, और यहाँ पे Br माइनस जो है HBr दोनों जुड़ जाता है, और यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। इसकी सिलेक्टिविटी क्या होती है, तो एल्कीन है, एल्कीन है सिंपली प्लस क्या H प्लस है, यहाँ रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपको यहाँ जुड़ जाता है, प्लस कार्बोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है Br जो माइनस है या H माइनस है, जो भी नेगेटिव पार्ट है वो आके यहाँ रिएक्शन करता है
और यहाँ पे आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, दो तरह के मैकेनिज्म, मार्कर-लीकॉफ एडिशन होता है, एंटी मार्कर-लीकॉफ एडिशन होता है। मार्कर-लीकॉफ एडिशन में क्या होता है, जब यहाँ पे दो एल्कीन है और यहाँ पे आपको H या Br लेंगे आप, यहाँ प्लस और माइनस है, तो एल्कीन पे जब भी एडिशन H का होगा वहां पे होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा था वहीं पे जाकर जुड़ जाएगा। Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम है। तो दिस टाइप ऑफ एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन इज कॉल्ड मार्कर-लीकॉफ एडिशन। लेकिन जब इसका रिवर्स एडिशन हो जाएगा, जब इसका रिवर्स एडिशन होगा इस तरह से कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाए, ओके, और यहाँ पे जाकर Br जुड़ जाए, इसको बोलते हैं एंटी मार्कर-लीकॉफ एडिशन। ये जब भी पॉसिबल होगा, ये जो कार्बोकेटायन के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है या तो पर ऑक्साइड होगा, तब ये मैकेनिज्म होगी और उस कंडीशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और ये मैकेनिज्म जो होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फेवर करेगा इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगी थ्रू द कार्बोकेटायन, उस कंडीशन में जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट होगा यहाँ इस तरह हो। तो मार्कर-लीकॉफ एडिशन, एंटी मार्कर-लीकॉफ एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे 2-ब्रोमोप्रोपेन बोलेंगे और यहाँ पे दो मेथड होते हैं, मार्कर-लीकॉफ एडिशन और एंटी मार्कर-लीकॉफ एडिशन। याद रहेगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो गई थी, बात ये हुई थी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्कीन, तो यहाँ पे मार्कर-लीकॉफ एडिशन है। और यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपको एंटी मार्कर-लीकॉफ एडिशन होता है। उस कंडीशन में आपको याद रखना है मार्कर-लीकॉफ एडिशन थ्रू द कार्बोकेटायन और एंटी मार्कर-लीकॉफ एडिशन अंडरगो थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक बात और है, ठीक है, तो यहाँ पे X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन है तो आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा, वहां फॉर्मेशन होगा एल्काइल आयोडाइड का यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लोरीन एक्सचेंज करेगा ब्रोमीन से, ब्रोमाइड से, और वहां पे आपको फ्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे ब्रोमो मेथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मास के साथ बढ़ता है। अगर बात करते हैं तो RI और यहाँ पे RBr RCl ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और इसलिए है कि यहाँ मास बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है जिनका, और उस कंडीशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा इन केस ऑफ RI में, क्योंकि यहाँ पे मास और साइज दोनों बढ़ रहा है इसकी वजह से। और यहाँ पे ब्रांचिंग जब होती है, यहाँ पे जितना आइसोमेरिक अगर हेलो कंपाउंड है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांच अगर बढ़ती है तो उसके में प्रॉपरली फिट नहीं होता है क्रिस्टल लैटिस में, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसकी कम होती है। लेकिन अगर लीनियर स्ट्रक्चर है उस कंडीशन में उसकी प्रॉपर लैटिस में फिट होता है, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रांच स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए अब बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बात करें तो पता है कि फ्लोरीन कार्बन के साथ फ्लोरीन की जो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, 2p2p ओवरलैपिंग है। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो साइज जो होगा ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का, जैसे यहाँ आयोडीन का साइज जो है बढ़ जाएगा और कार्बन का साइज छोटा है, उस कंडीशन में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड वीक होगा। तो फ्लोरीन केस में बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बॉन्ड जैसे जैसे इधर जाने पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इधर जाने पे घटेगी, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, ये क्यों होता है, इसलिए होता है कि यहाँ पे प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, इन केस ऑफ इम्प्रॉपर कह सकते हैं कि परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती। डाइपोल मोमेंट की बात करें, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन, डिक्रीजेस हाइड्रोजन थ्रू द पोलर बट insoluble in water, but they do not form the hydrogen bonding with water। ठीक है, यहाँ पे एक बात और भी है, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड जो नेचर होता है उसका कैसा होता है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज ए पोलर बॉन्ड। पोलर इसलिए है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी होती है और बॉन्ड पोलर होता है, X माइनस होता है, और यहाँ पे कार्बन जो है डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, बॉन्ड बनाना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा X को, और वहाँ पे उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे दो मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये रिएक्शन होती है, और जितनी भी रिएक्शन यहाँ नजर आ रही है आपको, यहाँ पे C2H5 Br के साथ KOH की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे
NS अमोनियक रिएक्शन करा रहे हैं, साइनाइड रिएक्शन करा रहे हैं, सिल्वर साइनाइड रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे NO2 और ये ऑल दी रिएक्शंस आर SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑल दीज आर द न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, OH न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, यहाँ पे NH3 न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आए, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन जो हो रही है दैट ऑल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो मैकेनिज्म है SN1 टाइप जो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ओनली द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रादर देन न्यूक्लियोफाइल। तो उस कंडीशन में जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टेप 1 में जो रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले क्या होता है जो SN1 मैकेनिज्म होती है फेवर जो करती है वो टर्शियरी हैलाइड करती है रादर देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कंडीशन डिपेंड करती है। लेकिन टर्शियरी हैलाइड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कह सकते हैं बहुत फास्ट SN1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। इसलिए होता है यहाँ पे कार्बोग्राइन का फॉर्मेशन होता क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है इसके पास और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कार्बन पे बढ़ती है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अपना खुद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड जो है टूटता है, बॉन्ड आसानी से टूटता है और बहुत ही स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप दैट इज रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे स्लो स्टेप में कार्बोग्राइन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अ कार्बोग्राइन व्हिच स्टेबिलिटी डिसाइड कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपका फास्ट कौन देगा। यहाँ पे अगर बात करें टर्शियरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे टर्शियरी जो हैलाइड्स होंगे, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी टर्शियरी फास्ट होगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ अगर रिएक्टिविटी की बात करें SN1 मैकेनिज्म की तो यहाँ टर्शियरी फास्ट होगी, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या कार्बोग्राइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आइदर जो है अबव या बिलो, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड अटैक कर सकता है, ऊपर से भी और नीचे से। वहां पे रेसिमाइजेशन होता है, उस कंडीशन में ऑप्टिकल रोटेशन जो सोल्यूशन का होता है जीरो होता है, उसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को कह सकते हो रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जस्ट मिरर इमेज बनेगा। अगर आपका CH3 नहीं होगा, यहाँ पे A है, B है, C है और उसका यहाँ पे D है, उस कंडीशन में बेटा क्या होगा ना यहाँ पे कि और इस तरह का अगर A है, B है, C है तो यहाँ पे R कन्फिग्रेशन होगा तो यस होगा, यहाँ S होगा तो यहाँ पे R होगा। तो ये जो है आपका दोनों जो स्ट्रक्चर है दीज आर बहुत इनवेस्टमेंट पेयर, बट लेकिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन में सोल्यूशन का जो रोटेशन ऑप्टिकल जीरो हो जाएगा, दैट इज रेसिमाइजेशन। ओके, तो आगे बढ़े तो रिएक्शन समझ में आया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोग्राइन का फॉर्मेशन होता है, अल्काइल हैलाइड अंडरगो ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोग्राइन, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक on the planar carbogran from both side above and below and result formation of resin mixture। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक बात और है कि जो ठीक है, अब यहाँ पे रेट की बात कर ले तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इसलिए जो SN1 मैकेनिज्म है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड किस पे करती है, जो आपके अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मायने रखता है। और रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्शियरी हैलाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड द SN1 मैकेनिज्म रादर देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, कार्बोग्राइन का फॉर्मेशन होता है, स्लो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में फास्ट होती है, ये सारी बातें आपको याद रखती है। ठीक है, और एक बात एक पोलर सॉल्वेंट जो होता है, पोलर सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 मैकेनिज्म, ये सारी बातें आपको बता करेंगे। पोलर सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, प्रोटिक होता है, एप्रोटिक होता है। तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट जो है आपका पोलर की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब है यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट और प्रोटिक सॉल्वेंट हो, मतलब जो यहाँ पे जो हाइलाइट्स है, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका जो अल्काइल हैलाइड है, अगर इसको तोड़ने में अगर बात करें बहुत स्लो स्टेप में रिएक्शन होती है और ये आसानी से धीरे धीरे टूटता है, तो पोलर सॉल्वेंट होगा तो इनके बीच में सेपरेशन होगा, ये दोनों फ्री होंगे और उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कार्बोग्राइन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ रिएक्शन पे पॉसिबल हो सकती है। तो पोलर सॉल्वेंट फेवर हमेशा SN1 मैकेनिज्म को। और एक बात और है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करती है, लो कॉन्सेंट्रेशन में वीक न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे, वहां पे सारी बातें मैटर करेंगी। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हमने बात किया था अभी कि जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज प्लेनर स्ट्रक्चर, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है फ्रंट साइड, बैक साइड से, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है दैट इज एनोसोनिक पेयर होता है, इसका ऑप्टिकल सोल्यूशन का 0 होगा, और उस कंडीशन में उस बोलते हैं रेसिमाइज, क्या बोलते हैं, रेसिमाइज। अब देखो बेटा SN2 मैकेनिज्म जो होती है बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है, और यहाँ पे these reactions proceed in the one step and a second order reaction mechanism. Rate of reactions depend on the concentration of the nucleophile as well as एल्काइल हैलाइड, इसलिए हम इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे साथ साथ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और बोलते हैं कि जब भी SN2 रिएक्शन होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, जो भी एल्काइल हैलाइड है, अगर कायरल सेंटर है कंपाउंड के अंदर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उस कंडीशन में जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, उस कंडीशन में वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। अब ये क्या होता है बताते हैं उसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे जो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे जो कार्बन के पास क्राउडिंग बहुत कम, क्या है, जब भी कार्बन के पास क्राउडिंग कम होगी, प्राइमरी हैलाइड ऑलवेज फेवर SN1 SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे कार्बन के पास जो है, यहाँ पे ऑर्बिटल है और यहाँ भी ऑर्बिटल है, इसका ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ अगर हम बात करें तो इसका एक्स का जो ऑर्बिटल है p के साथ ओवरलैपिंग कार्बन के साथ, और यहाँ पे जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये आके इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, और जब बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनना बॉन्ड टूटना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दैट ट्रांजिशन स्टेट डिसाइड द प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइमरी जो हाईलाइट होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और ट्रांजिशन स्टेट नेगेटिव होती है। यहाँ पे क्या हो, देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो है कैसी है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्राइमरी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी आज का सेकेंडरी टर्शियरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन हमेशा क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है SN1 मैकेनिज्म के। तो यहाँ पे आपको इसको याद रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो SN2 मैकेनिज्म होती है, हमेशा जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल जो होता है कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, वहां पे जो ये सारे जो है आपको पता है कि इधर भाग आएंगे, उस कंडीशन में इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। तो जो भी जो है आपका कन्फिगरेशन यहाँ पे है, यहाँ पे S है तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे अगर R है कन्फिगरेशन तो यहाँ पे S हो जाएगा। मतलब ये कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए उस कंडीशन में। मतलब कि सब अटैच जो कार्बन जितने भी एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सारे सब आपस में डिफरेंट होने चाहिए। उस कंडीशन में कार्बन को हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, और उस सेंटर पे अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है बैक साइड से, तो वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। उस कंडीशन में जो स्टेप है ये बहुत ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, और यहाँ पे ट्रांजिशन का फॉर्मेशन होता है। दिस ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज नेगेटिव ट्रांजिशन स्टेट होती है, और ये डिसाइड करेगी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना। तो रिएक्टिविटी आपको पता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और यहाँ पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रेट फास्ट होगा। अगर हम बात करते हैं वाटर की और यहाँ पे OH माइनस की, तो यहाँ से कौन फास्ट प्रोडक्ट देगा, रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होगी, तो यह OH माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आसानी से पोलराइज होगा, आसानी से बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फास्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें कुछ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर दिया हुआ है कि CN है, आयोडीन है, आयोडाइड है, OR है, O माइनस है, ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर द SN2। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है ए प्रोटीन सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, DMSO हो गया यहाँ पे, एंड देन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड हो गया, यहाँ पे एस्टोनाइट्राइल हो गया। ऐसे सॉल्वेंट हो जिसके पास प्रोटॉन नहीं हो, हाइड्रोजन H+ देने के लिए उनके पास नहीं हो। दूसरी बात है कि उनके पास सॉल्वेंट हो, उनके पास पोलर हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, और उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि अगर पोलर सॉल्वेंट होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को घेर लेंगे और वहां पे रिएक्शन उसको करने देंगे नहीं, इसलिए पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर द SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो आपको इतनी बातें जो डिस्कस की है आपको याद रखना है। अच्छा, हम बात करते हैं अब यहाँ पे बेंजाइल के बारे में बात करें, SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे भी होती है। तो SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्शियरी में फास्ट होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड है, उसके बाद एलाइलिक हैलाइड है।
तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी असेंबली मैकेनिज्म की SN2 की ये है, तो आपको उसको याद रखना। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का, यहाँ पे असेंबली मैकेनिज्म देगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा जो स्टेबलाइज होगा, असेंबली मैकेनिज्म यहाँ पे देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड अगर यहाँ पे है तो इसको हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या इस कंपाउंड से HBr का बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन में इसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, दैट इज यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा कार्बन है, दैट इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन तो बीटा इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। 3 मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, E1 मैकेनिज्म, और यहाँ पे होती है E2 मैकेनिज्म, और यहाँ E1C भी होती है। तो यहाँ पे जो तीनों मैकेनिज्म, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, तो ये डिसाइड करते हैं मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, बेस जो होता है ना, OH माइनस जो बेस है वो या तो यहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करे, या तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करे। दोनों बीटा कार्बन है और दोनों जगह से हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उस कंडीशन में आपको पता है कि फॉर्मेशन जो है आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और एल्कीन दो तरह की बनेगी, यहाँ पे आपको मोर क्राउडेड एल्कीन, मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन, सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे रहेंगे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें एल्कीन से एक ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लेस सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे इसको मेजर प्रोडक्ट, इसको माइनर प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है मेजर माइनर चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा भाई कंडीशन पे। अगर यहाँ पे जो बेस है साइज में छोटा है, उसका साइज छोटा है, और अगर बेस अगर आपको बड़ा है ना, LDA टाइप का अगर लिया LDA बड़ा बल्कि बेस अगर आपने यूज किया है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्राई इस तरह का बेस अगर यूज किया आपने माइनस, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ बल्कि बेस है और इसको अब्स्ट्रैक्ट आसानी से कर लेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि इसको जब निकालेगा तो वहाँ ट्रांजिट स्टेट इज नॉट गोइंग टू वेरी स्टेबल, और उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट जो होगा हमेशा जो है ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आपका मैकेनिज्म अगर थ्रू द E2 मैकेनिज्म हो रहा है, उस कंडीशन में डिपेंड करेगा कि बेस की स्ट्रेंथ कैसी है, बेस कैसा है, साइज कैसा है, उस कंडीशन पे मैकेनिज्म फॉलो करेगी। तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको साइडजा प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर लेस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बन रहा है उसको हाफ मैन प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसको साइडजा प्रोडक्ट और हाफ मैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे E1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, E2 में उसका फॉर्मेशन होता है। और अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ऐसा लगा, जैसे फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और ये हाइड्रोजन फ्लोरीन का कार्बन का बॉन्ड निकल नहीं पाता है। उस कंडीशन में हाइड्रोजन पहले निकल जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है, और इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज अगर जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कम है, यहाँ अगर निकलेगा तो ये स्टेबल नहीं, ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए यहाँ प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे आपका रेदर देन मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन। ओके, तो E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म और यहाँ मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद अगर ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में H निकल रहा है और Br निकल रहा है, हाइड्रोजन कंपाउंड निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, उस कंडीशन में इसको हम E2 मैकेनिज्म बोलेंगे, ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन आपको याद रहेगा, अब बीटा एलिमिनेशन भी इसको हम बोलते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और भी बातें हैं, रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे H2 के साथ में रेड फॉस्फेट। रिएक्शन में मेटल की बात करें बेटा, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जो कि वुड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जब भी अल्काइल हाइड्राइड के साथ सोडियम की रिएक्शन कराते हैं इन ड्राई ईथर कंडीशन में, तो वहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होती है, फ्री मैकेनिज्म होती है। और यहाँ वो जो फ्री रिएक्शन बोलते हैं, जब आपका बेंजाइल क्लोरोबेंजीन सा रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम, और यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइक वुड रिएक्शन ही है, इसको हम बोलते हैं वुड फिटिंग रिएक्शन, और उसको हम फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन में मेटल, तो मेटल सा रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम बीच में चला जाता है, लेकिन सारी रिएक्शन ड्राई ईथर में होगी। अगर ड्राई ईथर नहीं होगी तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तो वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात और है, आइसोमेराइजेशन भी होता है, यहाँ पे NADS एल्युमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है अगर, तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है। तो ये बातें थोड़ा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो कुछ बातें और भी है, बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे एरोमेटिक जो हेलो हेलो एरिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाई दिस रिएक्शन। यहाँ बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन आती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड और डार्क कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आप क्लोरीन बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले इनके बीच में रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्लोरीन प्लस का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद इसके साथ रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। उस कंडीशन में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन होगा। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होगी, कार्बोन का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद इसके इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसके साथ रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, साइड चेन रिएक्शन बात करें हाइड्रोजन की, यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है ना, CH3 दिख रहा है यहाँ पे, दैट्स ये रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे पता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जो रेडिकल है स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन यहाँ पे होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, तो यही सेम रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पे होगी ना कि यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल जो बनेगा, दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज विद द बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो वेरी फास्ट इन दैट प्लेस रेदर देन हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन होती है। चलिए, तो इसके थ्रू भी बना सकते हैं, यहाँ पे मोनोहाइड्रोजन, यहाँ पे डाई ट्राई बार बार अगर सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो यहाँ पे आपको बेंजो ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसे एक बात और है कि फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो डाइजेनियम सॉल्ट होता है बहुत यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटरमीडिएट होता है, इससे आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जब यहाँ पे CuCl के साथ अगर रिएक्शन होती है, Cl के प्रेजेंस में सैंड बियर रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में आपको क्लोरीन ये निकल जाता है और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लिया है तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर आपने फ्लोरीन लिया है HbF4 के साथ रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में यहाँ फ्लोरीन ऐड हो जाता है। तो ये सारे रिएक्शन जो है आपका रिएक्शन जो है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट से आप बना सकते हैं, एरोमेटिक हेलो एरिन बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फिनॉल से बना सकते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे ठीक है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक बात और हमें याद रखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये सेम जब मास और साइज बढ़ेगा अगर हाइड्रोजन कंपाउंड का, तो वहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक बात और है कि यहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, पैरा आइसोमरिक कंपाउंड अगर है तो यहाँ पे अगर आपको पास ऑर्थो को यहाँ पे डाइक्लोरो कंपाउंड है इस तरह से, और यहाँ पे आपको मेटा है, यहाँ पे अगर पैरा है, तो उस कंडीशन में अगर पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो दैट कंपाउंड इज बहुत ज्यादा ये सिमेट्रिक कंपाउंड है और ये प्रॉपर्ली फिट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द जब सॉलिड बनेगा तो उस कंडीशन में इसको कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दिस इज बिकॉज द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैरा आइसोमर्स। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन द ऑर्थो आइसोमर पैरा आइसोमर, ये बात थोड़ा याद रखना, आपको जरूरत इसकी पड़ सकती है। ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ द क्लोरोबेंजीन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर देन हेंस इट्स डाइपोल मोमेंट इज यहाँ पे लेस देन द साइक्लोहेक्साइक्लोराइड। ठीक है, बात सही है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अगर बात करें तो ठीक है। अच्छा, एक बात और है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें अगर एरोमेटिक कंपाउंड में जो हेलोएरिन कंपाउंड है उसमें जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे X है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, आसानी से रिएक्शन नहीं होती है, नॉट फेवरेबल रिएक्शन होती है। इसलिए होता है यहाँ पे लोन पेयर होता है और यहाँ पे जो लोन पेयर इसके साथ डिलोकाइज करता है और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। और दूसरी बात है, एक तो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा अगर बॉन्ड बनाने के लिए तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल नहीं होगा और वो फेवर नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा इंटरमीडिएट को। और पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है तो आपस में इनकी बननी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी इजिली अंडरगो रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने टर्म एंड कंडीशंस दे दिया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया आपने, तो सपोर्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली जो है बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है rather than न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका वजह यही है कि यहाँ पे स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं है,
तो उस कंडीशन में रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते चले जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर घटता रह जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 623 केल्विन है और प्रेशर 300 एटीएम प्रेशर है, उस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखें जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर देखें नाइट्रो कंपाउंड ग्रुप लगाया आपने, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे जब भी आपका OH अगर ग्रुप माइनस है, यहाँ पे अगर यहाँ अटैक करेगा, यहाँ माइनस और प्लस मान लो, तो ये अटैक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, दिस नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज विद दिस, एक तो यहाँ पे जो NO2 इसके पास डिलोकलाइज करेगा N प्लस के पास, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, और ये जो है फेवर करेगा यहाँ पे मैकेनिज्म को, मतलब सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी घट जाएगा, प्रेशर भी घट जाएगा, और रिएक्शन आसानी से जो है यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, और उस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगा, ओके। लेकिन नॉर्मली नहीं देता है, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पे हो रहा है जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अच्छा अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो भी होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा, या तो यहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जब अटैक यहाँ होगा तब, तो यहाँ पे जब अटैक होगा तभी यहाँ पे ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। मतलब जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, दैट इंटरमीडिएट कैन बी स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे अगर होता है, मेटा पोजीशन पे अगर होता है, एक्स है, और यहाँ मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ अटैक होने के बाद ये जो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, आर्थो पैरा पे ही न्यूक्लियोफिलिक होती है rather than मेटा पोजीशन, ठीक है, याद रहेगी बात को। चलिए आगे बढ़े। अच्छा अब यहाँ पे देख लीजिए, हैलोजन की बात करें तो यहाँ पे आसानी से हो जाता है, कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन होती है। जब भी आयरन क्लोराइड और Cl2 की वजह से रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, उसके बाद यहाँ से इसकी रिएक्शन होती है, और यहाँ पे 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन जो कि मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है, दोनों के बाद लोन पेयर है, इनके बीच रिपल्सन होगा, तो दूर रहेंगे तो बेहतर होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट से माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। अच्छा नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, है ना, नाइट्रेशन भी करा, क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन करा दे, आर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप बिहेव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्थो पैरा पे फेवर करेगा, ठीक है। सल्फोनेशन भी करा सकते हैं, यहाँ पे सल्फोनेशन हो जाएगा, मतलब आर्थो पैरा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा पोजीशन पे ही फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू द प्लस आई आर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन भी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे CH3 प्लस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कार्बोक्टाइल का फॉर्मेशन होगा, इसके साथ यहाँ पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे यहाँ पे रिएक्शन होगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसको हम फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। जब ये रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस बनेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा, या तो पैरा पोजीशन। इस तरह की रिएक्शन, सारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो, उसके बाद ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, ठीक है। ऊर्ज फीडिंग रिएक्शन, यहाँ पे भी क्या होता है कि दोनों आपस में कपल करेंगे, यहाँ कपलिंग रिएक्शन है, लाइक ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। चलिए ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये इतना काफी है, मतलब रिएक्शन में क्या है, SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, उसके बारे में पूरा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनते हैं वहां से अच्छे क्वेश्चन। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होती है, मतलब क्लोरोबेंजीन या एराइल हैलाइड एरोमेटिक जो हैलाइड हैं, उसके ऊपर जो रिएक्शंस होती हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कर रहे हैं हम लोग बेंजीन रिंग पे, एरोमेटिक हैलाइड पे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें थोड़ा सा रफ आपने डिस्कशन किया है, तो इसको आप याद रखिए, समझिए, क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाएंगे। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई के अंदर, नीट के अंदर इस टॉपिक से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।